हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सही है। चलो साहब, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ इलिस्ट्रेशन सॉल्व करने के बाद कुछ होमवर्क दिया था। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 एंड 11। ठीक है। 10th वाला मैंने बस आपको बोला था कि आप लोग लॉजिकली थोड़ा दिमाग लगाना ट्राई करना। इनडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो शायद हो सकता है, बट अगर नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है। चलो साहब, आई होप आपने 8, 9 एंड 11 तो डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश की होगी। इजी भी है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है ना। चलो सो फटाफट डिस्कस करेंगे 8th वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। चलो साहब, पहला पढ़ाओ ए। 8A क्या बोल रहा है, देखो। A mutual fund had a net asset value of 62 at the beginning of the year. During the year, a sum of 5 was distributed as dividend, besides 3 as the capital gains. ठीक है, काफ़ी इजी बात करी। बिगिनिंग में 62 का एनएवी है, 5 रुपये का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 3 रुपये का कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर एनएवी वॉज 70। कैलकुलेट द टोटल रिटर्न फॉर द ईयर। सो काफ़ी इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। वेरी प्लेन वैनिला क्वेश्चन। आंसर देखो, चलो जिन भी लोगों ने नहीं किया ज़िंदगी में, जो मेरी बात नहीं मानते, वो लोग लिख के ले लो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सर हम लोगों को टोटल रिटर्न चाहिए। ठीक है। सो टोटल रिटर्न में पर्टिकुलर अमाउंट, छोटा सा टेबल बना लेंगे। सो देखो, क्लोजिंग एनएवी ले लो सबसे पहले। तो क्या हुआ, क्लोजिंग एनएवी ले लो साहब। क्लोजिंग एनएवी मेरा कितना बनता है, 70 रुपये। दिस 70 इज आफ्टर व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। ठीक है। सो उसको ऐड कर देना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, देन और एक चीज कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 रुपए, एंड कैपिटल गेन 3 रुपए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले एनएवी कितना बना होगा, 75 प्लस 3 दैट इज 78। ठीक है, वेरी इजी। सो इसमें से ओपनिंग एनएवी लेस कर दो, तो डिफरेंस मिल जाएगा एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन। ओपनिंग एनएवी 62 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला है। सो ये जो भी कैलकुलेशन बनेगा, ये क्या बनेगा भैया, प्लीज ध्यान रखना। 62 है, ये पर एनम का बनने वाला है। ठीक है। सो टोटल रिटर्न निकाल लो, 78 माइनस 62 दैट इज 16 रुपीज। 78 माइनस 62 दैट इज 16 रुपीज। सही है, 16। हाँ, तो ये टोटल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रुपीज 16। टोटल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 16 बाय ओपनिंग एनएवी 62 इंटू 100 क्या होगा, कितना होगा, ये कैलकुलेशन कर लो, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर। 16 बाई 62 इंटू 100, 16 बाई 62 इंटू 100, 25.81%। वेरी इजी नंबर, परफेक्ट। 8A तो काफी इजी था। 8B, सपोज द अफोरसेड म्यूचुअल फंड इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बात कर रहे हैं, इसके अगले साल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर गिव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹5 एंड नो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनएवी एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इज 65। व्हाट इज द रिटर्न फॉर द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में कितना रिटर्न होगा। तो अगेन क्लोजिंग एनएवी, सो अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। ठीक है, करो कैलकुलेशन। क्लोजिंग एनएवी, क्लोजिंग एनएवी कितना दिया है, मैं वो शॉर्ट में लिख रहा हूँ फटाफट। एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इट इज 65 नाउ।
65 प्लस इन लोगों ने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बट कैपिटल गेन कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 5 रुपये, तो 5 रुपये ऐड कर दो। एंड ओपनिंग एनएवी तो हमें पता है, मतलब लास्ट ईयर का जो ये क्लोजिंग एनएवी था ये ओपनिंग एनएवी बन जाएगा अभी। सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 70 रुपये माइनस ओपनिंग एनएवी। ये ओपनिंग एनएवी जो है ये सेकेंड ईयर के लिए प्लीज ध्यान में रखना, प्लीज फॉर सेकेंड ईयर एट सेकेंड ईयर एंड, क्लोजिंग एनएवी एट सेकेंड ईयर। सही है, सेकेंड ईयर का ओपनिंग मतलब पहले ईयर का क्लोजिंग, दैट इज 70 रुपीज। बाप रे, तो 65 प्लस 5 70 माइनस 70 0, तो कोई रिटर्न ही नहीं है। टोटल रिटर्न इज इक्वल टू 0। सर क्या ऐसे भी पॉसिबल है? यस एब्सोल्युटली पॉसिबल है। एंड जब सर अमाउंट में ही 0 है तो परसेंटेज में क्या आने वाला? इट वुड बी 0% ओनली। समझे, कुछ रिटर्न ही नहीं है। परफेक्ट, क्या क्लियर? कोई रिटर्न ही नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट योर आंसर फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 8। आई होप आप लोगों का आंसर मैच हो गया होगा। पहले ए पार्ट का आंसर आ जाना चाहिए था आपका 16 रुपये एंड 25.81%। सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए था 0 रुपये, तो दैट इज 0%। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। ए हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ए ने इन्वेस्ट करा है। ए के जगह पे खुद को मान लेना एंड अभी क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम अच्छे से। आपने 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड 1, 2 एंड 3। क्या बोला है देखो, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड 1 में आपने 1 दिसंबर 2012 को इन्वेस्ट किया था। म्यूचुअल फंड 2 में 1 जनवरी 2013। म्यूचुअल फंड 3 1 मार्च 2013। DDMMYYYY उस फॉर्मेट में दिए, डेट, मंथ एंड ईयर। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, 1 लाख एंड 50,000। नेट एसेट वैल्यू एट द एंट्री डेट, मतलब जब इन्वेस्ट किया तब कितने यूनिट्स किए होंगे वो यहां से पता लग जाएगा। कैसे? थोड़ा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना। 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जिस दिन एंट्री लिया, जिस दिन इन्वेस्ट किए उस दिन पे 1 यूनिट का भाव चल रहा था 10 रुपये 50 पैसा, 10.5 रुपये। सो 10.5 पे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ कुछ, तो 50,000 रुपये में कितना यूनिट्स बनेगा, ये मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को यूज कर सकता हूँ कैलकुलेट करने के लिए। 50,000 डिवाइडेड बाई 10.5, सेम चीज। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 10,000 यूनिट्स तो यहाँ पर बन गए। गेटिंग माई पॉइंट? एंड 50,000 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज व्हाट योर 5,000 यूनिट्स। परफेक्ट, यहाँ पे कैलकुलेशन करना। 50,000 बाई 10.5, 50,000 बाई 10.5। सर इसकी जरूरत है क्या? अरे निकाल के तो रखो नंबर, 4761.90, 4761.90। गेटिंग माई पॉइंट? तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए हम लोगों को। ये लिख के लेता हूं नंबर 4761.90। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 तक कुछ डिविडेंड मिला है। कितना? 970 रुपीज, 1520 एंड यहाँ पे कुछ नहीं मिला, नील। एनएवी एज एट 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 को एनएवी था इसका 10.40, 10.10, 9.80। ओके, सो 10.40, 10.10 एंड 9.80। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस? हर साल का अगर देखो, पर एनम बेसिस देखो तो इफेक्टिव यील्ड कितना आएगा? सो फ्रॉम स्टार्टिंग डेट 1 दिसंबर, 1 जैन को सेकंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, 1 मार्च को थर्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, पर एनम बेसिस आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट माय इफेक्टिव यील्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 स्कीम्स, एवरी स्कीम का, टू ए अप टू 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 तक का हम लोगों को इफेक्टिव स्कीम चाहिए, इफेक्टिव यील्ड चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या क्या करना पड़ेगा? 1 दिसंबर से लेके इसको लेके जाओ 31 मार्च तक, इसको भी उसी डेट तक, इसको भी उसी डेट तक, यानी इसके नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लेना। तो इसका रिटर्न निकालना इन नंबर ऑफ मंथ्स में कितना हुआ, उसको कन्वर्ट करना एनुअलाइज्ड में, वेरी सिंपल चीज है, वही मिल जाएगा इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस। ओके, सो ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला होगा, मतलब वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। चलो फटाफट से, जिन लोगों ने नहीं किया होगा ये ट्राई प्लीज कर लो, अभी क्लास वर्क करके समझ लो।
होमवर्क दिया था वैसे तो, बट आप लोगों ने अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, सो दैट व्हाट आई विल डू, इमीडिएटली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट द डिफिकल्ट वन। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी कैलकुलेशन होगा वो प्रॉपर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कर लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे डेट्स दिए हैं 1 दिसंबर, 1 जन, 1 मार्च, तो कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, क्लियरली करना पड़ेगा अच्छे से। परफेक्ट, चलो साहब, चलो फटाफट मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। प्लीज देखो मेरे साथ में कैसे होगा ये क्वेश्चन। आंसर सिंपल है, मैंने अभी वैसे भी शॉर्टकट बता दिया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो आंसर देखो फटाफट से। व्हाट वी नीड टू डू इज, पहले तो हम लोगों को एनएवी निकालना पड़ेगा। एंट्री डेट का एनएवी दिया, क्लोजिंग डेट दिया, तो रिटर्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिटर्न, फ्रॉम ईच म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, सो टोटल रिटर्न अगर निकालना है तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको म्यूचुअल फंड स्कीम एक ही टेबल में बिठा देते हैं सब चीज़ें। म्यूचुअल फंड स्कीम, इस पर्टिकुलर स्कीम से हर एक ही टेबल में कर लेते हैं सब चीज़ों का प्रॉपरली, सो इजीली हो जाएगा। हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एनएवी लेते हैं। क्लोजिंग एनएवी, नंबर ऑफ यूनिट्स, एक सेकंड होल्ड करो, ये कॉलम्स थोड़े प्रॉपरली लॉजिकल सीक्वेंस में बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों के पास नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए व्हाट वी वांट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ओपनिंग एनएवी। सो ये दो चीजें करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट का एक कॉलम लेते हैं, नहीं तो वो वर्किंग नोट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे ना, सो दैट चेंज कर रहा हूँ थोड़ा फॉर्मेट, थोड़ी ज़्यादा कॉलम होंगे बट चलो ठीक है। ओपनिंग एनएवी, हाँ, इसके बाद में नंबर ऑफ यूनिट्स, तुम लोग थोड़ा वेट करना, तुम लोगों को पूरे कॉलम दिखाऊंगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलने के बाद में उसी यूनिट से हम लोग क्लोजिंग एनएवी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग एनएवी मिल जाएगा। नाउ ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस ले लेंगे तो हम लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन का पता लग जाएगा। ठीक है, सो मैं थोड़ा अभी छोटा करूंगा इसको प्रॉपरली, सो दैट मैं कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, सो आप लोगों ने चुपचाप से अच्छे से करना है। क्लोजिंग एनएवी, क्लोजिंग एनएवी को बाद में हम लोगों ने क्या करना है, क्लोजिंग एनएवी को मल्टीप्लाई करना है विद द नंबर ऑफ यूनिट्स, नहीं सॉरी, ये ओपनिंग एनएवी ले लिया, पहले तो इन्वेस्टमेंट बाय ओपनिंग एनएवी करके नंबर ऑफ यूनिट्स आया, देन क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट लिया, यहाँ पे पर यूनिट ले लो। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा कम करूँ क्या मैं, क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट, इसको क्लोजिंग एनएवी अमाउंट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लोजिंग एनएवी अमाउंट ले लेंगे, बिकॉज क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट दिया ना हम लोगों को, तो पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेंगे, वी विल गेट इट। ओके, परफेक्ट। उसके बाद में क्लोजिंग एनएवी का अमाउंट आने के बाद में डिफरेंस बिटवीन दिस वन, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये कैपिटल एप्रिसिएशन का नंबर कैसे आएगा, क्लोजिंग एनएवी अमाउंट माइनस ओपनिंग एनएवी अमाउंट। ठीक है, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी अमाउंट, अमाउंट के फॉर्म में। ठीक है, अभी फटाफट से ना नंबर कैलकुलेट करो। म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सा है, वी हैव 1 2 3, MF1 MF2 एंड MF3।
वो छोटा करने की वजह से थोड़ा फॉन्ट में फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं, आपने इतना ध्यान नहीं देना उसमें, ठीक है। तो लेट मी चेंज दिस एज वेल, थोड़ा प्रॉपर, हाँ। सो MF1, MF2, MF3, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है फटाफट लो, चलो 50,000, 1,50,000, 1,50,000. Opening NAV is how much? 10.5, 10 and 10. Number of units. Calculate karo. 50,000 by 10.5. We have calculated this already. 4761.90. 4761.90. After that, here it was 10,000 units and then 5,000 units. Okay. Per unit closing NAV देखो कितना है, लास्ट वाला नंबर 10.40, 10.10 and 9.80. ओके, क्लोजिंग एनएवी अमाउंट, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पर यूनिट क्लोजिंग एनएवी, इसका अमाउंट निकालो कितना होता है, करो कैलकुलेशन। 4761.90 into 10.40, this becomes 49,523.76. सब कैलकुलेशन 2 डेसिमल्स तक ले रहे। 10,000 इंटू 10.10 मतलब ये हो जाएगा 10,101, सॉरी 1,01,000 ना, 1,01,000, and after that it will become 5,000 into 9.8, 49,000. Now take the difference, closing NAV minus opening NAV, 49,523.76 minus 50,000. Opening NAV, it was investment was how much, 50,000 ना, so you can write over here rather than opening NAV amount के जगह पे आप लोग लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट करके, नंबरिंग में, नॉमेनक्लेचर में अगर आपको सेम रखनी चीजें तो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। सो 49,523.76 माइनस 50,000 करे तो निगेटिव होगा 476.24. After that 1,01,000 minus 1 lakh, so 1,000 rupees is the gain, profit. And after that 49,000 minus 50,000 मतलब 1,000 रुपीज का लॉस, बेचारा डूब गया, बेचारे को घाटा हुआ टोटल। अगर इन्वेस्टमेंट देखे तो एक ही इसमें प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए का, वो भी यहाँ पे नॉक ऑफ हो गया, बट यहाँ पे लॉस हुआ 476.24। गेटिंग माई पॉइंट, यस सर नो, ठीक है। ये तो वो अमाउंट के केस में, हम लोगों को क्या चाहिए साहब, हम लोगों को तो टोटल रिटर्न चाहिए ना, टोटल रिटर्न फ्रॉम ईच म्यूचुअल फंड स्कीम। सो इसमें तो घाटा तो सिर्फ कैपिटल लेवल पे हुआ है, बट इन लोगों को तो डिविडेंड भी तो मिल चुका है ना, 970 रुपीज का डिविडेंड मिला है, 1,520 रुपए का डिविडेंड मिला है। सो ओवरऑल घाटा हुआ है क्या, नहीं, बिकॉज अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो सर 476.24 का लॉस था नेट लेवल पे कैपिटल अप्रिसिएशन में, वो नॉक ऑफ हो गया इधर ही, प्लस इतना प्रॉफिट और इन दोनों का डिफरेंस का प्रॉफिट यहाँ पर तो नील है एनीवेज। तो टोटल रिटर्न का कैलकुलेशन देखो कैसे होगा, नाउ प्रॉपर टेबल लेंगे। हाँ, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न के लिए वी वांट दिस कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड स्कीम
कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड इनकम, टोटल रिटर्न, एंड इन लोगों ने क्या बोला है, इफेक्टिव यील्ड निकालना है, सॉरी। सो इफेक्टिव यील्ड के लिए तो वी वांट वन मोर थिंग। रुको, इसको थोड़ा प्रॉपर टेबल बनाएंगे, फिर थोड़ा टाइटल भी दे देंगे, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव यील्ड। सॉरी, इफेक्टिव यील्ड पर एनम चाहिए ना हम लोगों को, तो वो तो हम लोगों ने अच्छे से करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड स्कीम, नंबर ऑफ डेज का भी एक कॉलम आएगा। हाँ, म्यूचुअल फंड स्कीम के बाद में मेरा डिविडेंड इनकम, ऊपर का भी लेते तो भी चल जाता। कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जो पहले आंसर से बना हमारा वो वाला नंबर, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा टोटल रिटर्न। नंबर ऑफ डेज, इफेक्टिव यील्ड, पर एनम, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्कीम में MF1, now take all the numbers, MF1, MF2, MF3. Dividend income is how much? Take the number 970, 1520, यहाँ पे कुछ नहीं, नील। कैपिटल एप्रिसिएशन, टेक द अबव नंबर 476.24 नेगेटिव, 1000 पॉजिटिव, 1000 नेगेटिव। ओके, टोटल रिटर्न, टेक द समेशन ऑफ दिस टू थिंग्स, सो टोटल रिटर्न मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। सो हाउ मच इज द टोटल रिटर्न, 970 माइनस 476.24, 493.76, 1520 plus 1000, 2520, and this is negative 1000. ओके, गेटिंग। नंबर ऑफ डेट्स कैलकुलेट करना, इन्वेस्टमेंट डेट क्या है MF1 का, 1 दिसंबर 2012 से लेके 31 मार्च 2012। सो डिसंबर के 31 डेज कैलकुलेशन करते जाना, दिसंबर के 31 डेज, जैन के 31 डेज, फेब के 28 डेज है, 2013 है, लिप ईयर नहीं है, लिप ईयर होता तो 29 लेते, बट ऐसा 28 डेज नॉर्मली, एंड मार्च के 31 डेज, सो 121 डेज हो रहा है। सेम नेक्स्ट MF2, 1 जैन 31 प्लस 28 प्लस 31, 90 डेज। आफ्टर दैट थर्ड वाला का इन्वेस्टमेंट डेट क्या है, 1 मार्च, तो ये तो 31 डेज। नाउ कैलकुलेट टोटल रिटर्न इन 121 डेज, 493.76, 493.76 divided by 121 into 365, so 1489.44, इतना मेरा बनेगा किस पे, इतना मेरा बनेगा ओवरऑल रिटर्न, अगर मैं पूरा साल का निकालूं, डिवाइडेड बाय माय इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 इंटू 100, 2.98%। ये कैलकुलेशन कैसे आया ना, ये स्टार मार्क बता देना, ठीक है, नीचे स्टार मार्क करेंगे हम लोग। सो रुको, इधर है ना, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3। तो वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन कैसे आया, 493.76 डिवाइडेड बाई 121 डेज, अगर 121 दिन में इतना बनता है, 121 डेज में इतना बनता है, सो 365 डेज में कितना बनेगा, ओके। एंड दिस वुड बी माई टोटल रिटर्न फॉर 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ओके। सो दिस इज व्हाट माई वर्किंग नोट नंबर 1।
सो ये बनता है 2.98%। कैन डू वन मोर थिंग, आप लोग चाहे तो 493/50,000 करके परसेंटेज निकालो, फिर उसको 121 से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज होने वाला है। वर्किंग नोट नंबर 2, 2520 divided by 90 into 365, 10 to 20, 2520 divided by 90 into 365 whole divided by 1 lakh rupees into 100. So divided by 1 lakh into 100, 10.22%. Working note number 3. Done. Answer is done. कुछ बचा नहीं है इसमें। -1000 divided by 31 into 365 divided by 50,000 into 100. 1000 by 31 into 365 by 50,000 into 100 to -23.55%. एक नोट लिख देना एग्जाम के लिए, बस जगह नहीं है इसके नीचे लिखना, तो मैं इधर लिख रहा हूं, ऑल कैलकुलेशंस अप टू 2 डेसिमल्स। ठीक है, ये एग्जाम नोट है, प्लीज ध्यान रखना, भूलना मत। आंसर लिख लो 10.22 एंड 23.55%। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वैसे इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना था, बाकी कुछ नहीं था। आगे तो और भी ज़्यादा आने वाला है, सो अभी भी रेडी रहो भैया, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इजी है क्वेश्चन, ठीक है, आए तो भी। सो इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क भी डन, ठीक है, 8 9 इज डन। 10th वाला बाद में लेंगे, 11th वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 11th, सो होमवर्क खत्म हो जाएगा, देन 10th पे मूव करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस की तरफ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी हम लोगों को करना है, उसके बाद में बस 12 करने के बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करना पड़ेगा, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो। अ म्यूचुअल फंड दैट हैड अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 30 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड मेड इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.0375.03 per share during the month and then ended the month with the net asset value of 30 point। एकदम कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है जो ऊपर था, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसको, अगले 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ठीक है, टाइम पास करना नहीं है इसमें। बहुत हो गया, बोलो सही है ना। क्लोजिंग एनएवी ऑफ द मंथ, क्लोजिंग एनएवी कितना था, 30.06 प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कैप गेन डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 0.0375, दिस इज 0.03 माइनस ओपनिंग एनएवी 30। Do this calculation, how much it is, 0.06 plus 0.0375 plus 0.03, 0.127, 0.1275. So this is what total return per unit in amount. In percentage, 0.1275 divided by 30 into 100.
ये पर मंथ वाला होगा कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन। 0.1275 बाई 30 इंटू 100, 0.425%। 4.25 मत करना या 42.5 मत करना, वो इंटू 100 करने के बाद 0.425 आया, बट दिस इज पर मंथ। रिटर्न पर एनम परसेंटेज 0.425 इंटू 12, 5.1%। प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में तो सिर्फ मंथली रिटर्न पूछा है, बट आप लोग एक बार है ना उसको एनुअलाइज्ड भी कर देना, बिकॉज इंस्टीट्यूट काफी बार है ना एनुअलाइज्ड भी दिखा देता है कैलकुलेशन। सो ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपका वहां पे मार्क्स कट कर दे। एनीवेज पूछा नहीं है, बट फिर भी एक इंटू 12 करने को क्या जाता ना, सो कर देना, दिखा देना उन लोगों को, ठीक है, कि ये भी आता है हम लोगों को, कुछ नहीं है। सो 0.425% इज पर मंथ, एंड उसके बाद में 5.1% इज द पर एनम रिटर्न। गेटिंग माई पॉइंट? टोटल रिटर्न, रिटर्न पर एनम, दिस इज मंथली रिटर्न। ओके, आई होप यू गाइज आर क्लियर, ये मंथ एंड ये एनम। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 11 इज ऑल्सो डन, काफ़ी इजी। वैसे तो सिर्फ मंथली रिटर्न पूछा था, हम लोग पर एनम भी दे दिए। सो नाउ लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब ये कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी है ये क्या बोलता है देखो, एक बार क्वेश्चन समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। स्पेशल डिस्कशन नहीं है इस पे ऊपर कुछ, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देखना, मिस्टर किरण कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 16%। कैन अर्न बोल रहा है, मतलब कमा सकता है कितना, 16%। किस पे? 16%। किस पे? बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑन हिज ओन। वो खुद पे अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करे तो उसको 16% रिटर्न मिल सकता है। नाउ ही इज कंसिडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम in which initial expenses are 5.7% and annual recurring expenses are 1.7%। बोले वो अगर सिर्फ इक्विटी शेयर्स में करे तो 16% रिटर्न कमा सकता है। अभी वो म्यूचुअल फंड देख रहा है जो इक्विटी बेस्ड है, इसमें कुछ खर्चा आएगा। पहले इनिशियल एक्सपेंसेस इसके आएंगे 5.7% के, ये सिर्फ इनिशियल है, इनिशियल मतलब वन टाइम, जब इन्वेस्टमेंट करेगा तभी लगेगा। बट जो एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस रहेंगे वो रहेंगे 1.7% पर एनम। हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर किरण अ रिटर्न ऑफ 16%। बोले सर इसमें से कितना उसको रिटर्न मिलना चाहिए सो दैट ये पूरा कॉम्पेंसेट करेगा तो 16% के साथ मैच होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि साहब अगर मैं बोलूँ ये इनिशियल खर्चा निकाल दो, उसके बाद में हर महीने का हर साल का 1.7% का खर्चा निकाल दो, तो ऐसा कितना रिटर्न मिलना चाहिए उसको। दिस इज द रिटर्न, रिटर्न रिटर्न अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये कितना मिलना चाहिए सो दैट इसका नेटिंग ऑफ करने के बाद में वो 16% बनेगा आपका। दिस इज वॉट दे वॉन्ट अस टू आस्क। समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन समझ गया है क्या आप लोगों को? आई होप समझ गया। अभी ध्यान देना, मैं पहले एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करें, तो इस पे मुझे पहले 5.7% इन्वेस्टमेंट करते समय खर्चा लगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 94.3 रुपीज। ये मेरा नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि 5.7 का तो खर्चा लग गया ना। सो 94.3 इज व्हाट माय नेट इन्वेस्टमेंट। नाउ इस 94.3 पर भी मुझे 1.7% पर एनम लगने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? 94.3 पर भी मुझे पर एनम 1.7% लगने वाला है। तो ये जब मैं खर्चा निकालूंगा, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे रिटर्न चाहिए 16%, टोटल रिटर्न 16% चाहिए। किस पे? ये 100 रुपए पे। सो माई एक्सपेक्टेड वुड बी हाउ मच? ये 100 रुपए पे मुझे अगर 16% चाहिए तो 16% मेरा इस पे बनना चाहिए 16 रुपए का रिटर्न। ठीक है, 16 रुपए शुड बी व्हाट माई टोटल रिटर्न। 16 रुपए का मेरा टोटल रिटर्न हो जाना चाहिए। बट
16% के लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान दो। 100 रुपए पे 16 रुपए बोल रहा, बट गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे यहाँ पे 16 रुपए करके नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा खर्चा भी हो रहा है 5.7% एंड 1.7% पर एनम के बेसिस पे। तो ये जो खर्चा हो रहा है ना, इसको मुझे नलीफाई करने के बाद मुझे इतना ज्यादा लेना पड़ेगा, सो दैट मेरा जो इनकम आएगा ना वो 16% आएगा नेट ऑफ करके। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? सो कैसे करेंगे ये हम, ध्यान दो। मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 16%। ऑन व्हाट? मुझे चाहिए 94.3 पे 16%। गेटिंग माई पॉइंट? 94.3 जब रहेगा तब 16% रिटर्न मिलना है, तब 16% रिटर्न मिलना है। बट मुझे 1.7% जो मेरा ये जाएगा हर साल का खर्चा, वो भी तो एडिशनल चाहिए ना, 1.7%। तो 16% को 94.3 से करूंगा, मतलब ये मेरा जो इनिशियल खर्चा आने वाला है ये नॉक ऑफ हो जाएगा। तो ये कितना देगा मुझे, 16% बाई 94.3%, 16 बाय 94.3%, तो ये बनता है 16.967%। 3 डेसिमल्स तक अगर नंबर लू तो, 4 डेसिमल्स लू तो 16.9671%। ओके, प्लस 1.7% आई शुड बी अर्निंग। सो 16.9671 प्लस 1.7, so 18.6671, so 18.67% का अप्रोक्सीमेटली मेरा रिटर्न होना चाहिए। 18.67% का रिटर्न जब होगा टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न, तब मैं बोलूंगा नेट में इसमें से एक 1.7% खर्चा जाएगा। ध्यान रखो, अभी देखो उल्टा कर रहे कैलकुलेशन। तो 18.67% में से 1.7 खर्चा जाएगा, तो बचेगा 16.97%। ये 16.97% पे 5% मुझे लगेगा। तो 5% नहीं था, 5.7% था। तो 16.97% इंटू 0.943, so 16% is what I am getting, into 0.943 किया। 0.943 क्यों किया, बिकॉज मुझे नंबर चाहिए ना। so after 5.7% of इनिशियल एक्सपेंस, ये करने के बाद में मुझे 16% का रिटर्न मिल रहा है। सो आई एम अचीविंग माई एक्सपेक्टेशन 16% का। गेटिंग माई पॉइंट? उल्टा भी कैलकुलेशन करके दिखाया, कैसे करना है एग्जाम में। सो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का, ये क्रॉस कैलकुलेशन से, बस आप लोगों के ड्राफ्ट कैलकुलेशन से। सो मैं थोड़ा इसको है ना ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। एंड नाउ आई एम गिविंग यू द फाइनल आंसर। एग्जाम में कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू, नहीं, रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल, ठीक है, फाइनल एक्सपेक्टेशन यहां पे ना रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड ऐसे लिखो, रिक्वायर्ड रिटर्न, क्योंकि रिक्वायर्ड है ना, तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखते आएगा यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दिस वुड बी बेटर वर्डिंग। एक्सपेक्टेड रिटर्न 16%, बट फ्रॉम हाउ मच, इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल एक्सपेंस ना, इनिशियल एक्सपेंस प्लस रिकरिंग एक्सपेंस पर एनम। So assuming 100 rupees investment,
क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 16 ऑन व्हाट 100 माइनस 5.7%, दैट इज 5.7, एंड इसको परसेंटेज में ले लो, सो दिस इज व्हाट इन परसेंटेज ना, तो 16 रुपए ऑन दिस परसेंटेज इनटू प्लस 1.7%, बिकॉज वी वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ना, प्लस 1.7%, ये मेरा नंबर बन जाता है कितना था 18.67%। एंड इसको अगर आपको प्रूफ करना है कैसे हुआ, तो ये ऐसे प्रूफ करेंगे जैसे हमने ऊपर करा, 18.67%, इसमें से एनुअल रिकरिंग खर्चा निकालो 1.7%, ये खर्चा निकलने के बाद में आप लोगों के पास बचता है 16.97%, देन उस पे इशू एक्सपेंसेस का लगा दो रेशियो, एंड बचा हुआ 0.943 से मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज करो, तो आप लोगों का रिटर्न बन जाता है 16%, जो आपका मिनिमम एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है। क्लियर? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज डन, 10 इज डन, इलस्ट्रेशन 10 इज डन। अगर किसी का नहीं हुआ होगा लिखे तो प्लीज़ लिख के ले लो, ये वाला चीज़ भी लिख के ले लेना, ऊपर का ड्राफ्ट कैलकुलेशन। सो ऑल दीज आर द ड्राफ्ट, ऊपर का जो पार्ट है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये हो गया होगा, तो अभी ये वाला पार्ट लिख के ले लो लास्ट, ये एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा। इंडिफरेंस निकाल रहे कि इक्विटी में इतना मिलता है तो उतना ही मिलने के लिए म्यूचुअल फंड का आइडियल रिटर्न कितना होना चाहिए आफ्टर एक्सपेंसेस वगैरह सब कंसीडर करके। सो 18.67% अगर रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड से मिनिमम, तो ही हम म्यूचुअल फंड जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर तो हम इक्विटी से कमा सकते हैं ना 16%। ठीक है, क्योंकि अगर मैं म्यूचुअल फंड 18.67 देगा तभी मेरा इक्विटी के साथ मैच होगा, नहीं तो मैच नहीं होगा। सो दिस इज द इंडिफरेंस पॉइंट्स कि इक्विटी का 16% एंड म्यूचुअल फंड का 18.67% आर इक्वल, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस लग रहा है, खर्चा लग रहा है, जो इक्विटी में नहीं लग रहा है वो उसको इग्नोर कर दे, तो वो खर्चे को निकाल के मेरा 18.67% नेट में मुझे 16% ही रिटर्न देगा, एंड दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये इंडिफरेंस पॉइंट है। ठीक है, समझ गया है क्या? आई होप यू गाइज आर गेटिंग परफेक्ट। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 इज डन, 11 इज डन, नाउ लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 12। दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर द टाइम बिंग, फिर हम लोग आगे जाएंगे एंड नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12, ध्यान देना अच्छे से। CAGR एक नया कॉन्सेप्ट दिया इसमें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 12, on the following data relating to the investment made by a company for the past 5 years, पिछले 5 साल की बात करी, हिस्ट्री दिया है, तो हिस्ट्री एक्चुअलिटी दिखाएगा मुझे, एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाएगा, ये चीज तो पहले दिमाग में क्लियर कर दो। फॉर पास्ट 5 ईयर्स उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना किया उसकी बात कर रहे हैं। ascertain द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द 6th ईयर, तो छठे साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो बोल रहे हैं, 5 साल के बेसिस पे छठे साल में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिफ्थ लास्ट 5 ईयर्स में क्लोजिंग मार्केट प्राइस इतना था, 50, 50, 64, 85, 100, 125, डिविडेंड यील्ड था 4, 8, 10, 15, 15। सो व्हाट वी नीड टू डू, ओपनिंग मार्केट प्राइस इन द ईयर 1, यहां पे ओपनिंग था 45, ascertain द ऑल्सो ascertain, तो पहले तो क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना 6th ईयर का। सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 1। Question 1. Second question is the ascertain the compounded annual growth rate 5 साल का for 5 years. So this is question number 2. And then the next question is, what would be the compounded capital annual growth rate if there are no dividend payouts at all? अगर ये dividend को ignore कर दे तो फिर compound annual growth rate कितना होगा वो निकालो बोल रहे हैं। So this is the question number 3. So 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आई होप यू कुड आइडेंटिफाई दिस, एंड तीनों क्वेश्चंस को आंसर को मार्क्स मिलना चाहिए, आप लोगों को तीनों लिखने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सॉल्व करने पहले कैलकुलेशन करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द 6th ईयर का। सो आंसर, फिर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको।
इजी है, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी मुझे थोड़ा समझो भैया, मैं बोल रहा हूं पिछले 5 साल में मेरा एनएवी इतना इतना चेंज हो रहा, तो कैपिटल एप्रिसिएशन कुछ होगा, एंड सेकंड मुझे डिविडेंड भी कुछ मिल रहा, सो आई नीड टू आइडेंटिफाई कि टोटल रिटर्न रिटर्न कितना आ रहा है प्रत्येक हर साल का रिटर्न परसेंटेज निकालो एंड उसका एवरेज ले लो। सो विल गेट एवरेज इज व्हाट माई एक्सपेक्टेड। मैं आने वाले फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जो पिछले साल में मुझे मिला उसके बेस पे तो मैं आने वाले फ्यूचर में एक्सपेक्ट करूंगा। यहां पे इन लोगों ने कुछ वेट्स वगैरह दिए नहीं, वी कुड हैव डन वेटेड एवरेज फॉर मोर लॉजिकल थिंग्स, बट यहाँ पे वेट्स वगैरह तो कुछ बोला नहीं, उसके बारे में कुछ बात नहीं करी। सो व्हाट विल डू कि पिछले 5 साल का एवरेज निकालो, हर साल का रिटर्न निकालो, रिटर्न पर एनम, हर साल का पर एनम रिटर्न निकाला एंड उसका एवरेज ले लो 5 के 5 साल का। सो उस एवरेज को हम कंसिडर करेंगे, दिस वुड बी माई एक्सपेक्टेड फॉर द 6th ईयर। ओके, लॉजिकल, समझे? तो हम लोगों को हर साल का रिटर्न निकालना पड़ेगा, ध्यान रखो। We need to calculate the return of every year. Every year, guys, come on. कैसे आएगा? उसके लिए करो कैलकुलेशन। ईयर्स, टेबल बनाएंगे छोटा, तो एक ही टेबल में सब काम हो जाएगा। हर साल का रिटर्न निकालना है तो सबसे पहले कैपिटल एप्रिसिएशन निकालना है, तो उसके लिए मुझे लगेगा क्लोजिंग प्राइस। इन्होंने एनएवी का वर्डिंग नहीं बोला है किधर तो भी, सो इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोला है, तो मैं प्राइसिंग बोलूंगा, एंड इधर भी बोला है क्लोजिंग मार्केट प्राइस, तो मैं प्राइस की बात कर रहा हूं। क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, एंड प्लस मैं करूंगा डिविडेंड। गेटिंग माय पॉइंट? प्लस मैं करूंगा डिविडेंड। सो ये मुझे दे देगा कैपिटल एप्रिसिएशन, क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस, ये कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लस करूंगा डिविडेंड, तो ये मिल जाएगा टोटल रिटर्न। एंड रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसको कॉलम को नंबर दे दो 1, A, B, C। कैपिटल एप्रिसिएशन इज द B माइनस C इज इक्वल टू D। E, F क्या आएगा? इज इक्वल टू D प्लस E, एंड रिटर्न परसेंटेज इज व्हाट योर G इज इक्वल टू F बाय ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस F बाय C इंटू 100। ओके, सो आप लोगों को कैलकुलेशंस क्लियर है? नाउ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। क्लोजिंग प्राइस ले लो फटाफट, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 64। मैं क्वेश्चन देख रहा हूं मेरे बुक में, 85, 100 एंड 125। ओपनिंग प्राइस दिया है हम लोगों को 45, 50, 64, 85 एंड 100। सो कैपिटल एप्रिसिएशन ले लो, दोनों का डिफरेंस 5, 14, 5, 14, देन 64, 84 हो जाएगा 20, 21, 15 एंड दिस इज सो इजी 25। ओके, नेक्स्ट डिविडेंड इज हाउ मच? 4, 8, 10, ये दिया हुआ है नंबर क्वेश्चन में, 15 एंड 15। दिस इज द पास्ट 5 years का हिस्ट्री। सो टोटल रिटर्न 5 + 4, 9, 22, 31, 30, 40। ओके, रिटर्न परसेंटेज निकाल लो, 9/45 20%, 22/50 ये बन रहा है 44%। उसके बाद में 31/64 ये बन रहा है 48.44%। उसके बाद में 30/85 सो ये बन रहा है 35.29%। आप लोग प्लीज कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे ये सब चीजें, एंड 40/100 इज द 40%। ओके,
नाउ प्लीज टेल मी, हम लोगों को एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर 6th ईयर चाहिए, तो ये पांचों का सिंपल एवरेज ले लो। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर 6th ईयर is equal to simple average of last 5 years returns. So लो simple average 20 plus 44 48.44 plus 35.29 plus 40 divided by 5. ठीक है, सो हाउ मच इट इज, यू शुड बी गेटिंग, कैलकुलेट करो इसको वीडियो पॉज करके, यू शुड बी गेटिंग दैट नंबर टू बी 37.55%। मैं जानबूझ के ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ ये बच्चों वाले अभी, क्योंकि बड़े लोग हो गए ना आप लोग अभी, एंड टाइम फिर क्यों लेक्चर का ज़्यादा बढ़ाना है मुझे, ठीक है। सो नॉर्मल कैलकुलेशंस के टाइम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी अभी छोड़ दूंगा वो चीज़ें, इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन सिंपल एवरेज वाले। 37.55% इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द 6th ईयर। पहला क्वेश्चन डन। ओके, नेक्स्ट वन पूछ रहे हैं हम लोगों को, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालो। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो पहले तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या बोल रहे हैं, प्लीज ध्यान देना। CAGR, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CAGR। बहुत प्रैक्टिकली रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है CAGR, बहुत ही ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, सो इसलिए अच्छे से ध्यान देना। मैंने बोला ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, ठीक है। ये एक्सेल में बहुत बढ़िया काम कराना पड़ता है, इसका यूज काफी करना पड़ता है, सो ध्यान देना अच्छे से। मैंने बोला मेरे पास कुछ नंबर्स है, प्लीज ध्यान दो। मैंने बोला ईयर 1 में मेरा रेवेन्यू हुआ था कुछ 100 करोड़ रुपए, उसके बाद में ईयर 2 में रेवेन्यू हुआ था 120 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ध्यान देना। और यहाँ पे रेवेन्यू हुआ 150 करोड़ रुपए, सॉरी 50% नहीं, 50 करोड़ रुपए, ठीक है। जब भी हम लोग कभी भी किसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि सर इनका ग्रोथ कैसे हुआ रेवेन्यू का, प्लीज ध्यान देना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ग्रोथ कैसे हुआ रेवेन्यू का। सो वी अंडरस्टैंड कि साहब ईयर 1 से ईयर 2 20% बढ़ा है, दिस इज सो इजी। 100 का 120 होना मतलब 20% अप हुआ। ईयर 2 का ईयर 3 में 120 का 150 होना मतलब 30 बाई 120 करो, आप लोगों को पता लग जाएगा 25% का ग्रोथ हुआ है, ओके। ये हुआ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इसको बोला जाता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, YOY ग्रोथ। ये शेयर मार्केट में बहुत काम आएगा आप लोगों को, स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में, जब भी आप लोग एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, उसमें ये सब चीजें करनी पड़ती है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, YOY ग्रोथ, ठीक है। नाउ CAGR क्या बोलता है कि ऑन एन एवरेज क्या हुआ, एक चीज ध्यान रखो, CAGR बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज इन 3 साल में ग्रोथ कितना हुआ। आई डोंट वांट दिस ईयर ऑन ईयर कि 1 साल से 2 साल के बीच में 20%, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में 20% का ग्रोथ हुआ, 20 सेकंड से थर्ड में 25% हुआ। CAGR सिंपली चीज बोल रहा है कि ये ईयर 1 से ईयर 3 में, मतलब इन 2 ईयर्स में, ये फर्स्ट ईयर एंड ये सेकेंड ईयर, सो ये 2 ईयर्स में भैया, ये 2 ईयर्स में ऑन एन एवरेज ग्रोथ कितना हुआ, बट दैट इज नॉट द सिंपल एवरेज, दैट इज द कंपाउंडेड एवरेज। सो कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट निकालो एनुअल बेसिस पे। दिस ए मीन्स नॉट एवरेज वन, प्लीज अंडरस्टैंड, एवरेज तो मैं बस कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ, बट कंपाउंडेड निकालना, एनुअल निकालना, वो बोल रहे कि तुम लोग ईयर ऑन ईयर मत निकालो, इन तीनों ईयर्स में, मतलब 2 साल का जो ग्रोथ हुआ वो 2 साल का ग्रोथ ऑन एन एवरेज कितना हुआ, बट आफ्टर कंसीडरिंग एनुअल कंपाउंडिंग। सो हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं गाइस, कम ऑन। सो मैंने बोला कि 100 रुपए में बैंक में जमा करता हूं, 5% का इंटरेस्ट रेट है,
मैंने बोला पहले साल में मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट लूँ तो फर्स्ट ईयर में 50 रुपए का, सॉरी 5 रुपीज का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी 5 रुपीज का मिलेगा, थर्ड ईयर में भी 5 रुपीज का मिलेगा। दिस इज व्हाट माई सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि 5% ही है, बट ये 100 पे 5% मिलेगा, 5 रुपए का पहले, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट नाउ ये 5 रुपए पे भी अगेन मतलब 100 प्लस 105, 100 प्लस 5 दैट इज 105 पे 5%। सो दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इट इज डूइंग ना, 105 पे 5%, 5.25 ना। ये प्लस ये, इन दोनों को मिला के यहां पे जो नंबर बनेगा 110.25, इस पे 5%, मतलब री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, 5.5125। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन माई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बचपन में पढ़े हो। नाउ क्या बोलता हूं मैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ओके। अगर मैं इसी का लॉजिक लगाऊं यहां पे, एक सेकेंड, इसको हटाना नहीं चाहिए था, मैं थोड़ा इधर इसी का ही लॉजिक लगाऊंगा, बट मैं बोलूंगा ये कंपाउंडिंग मुझे करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनुअल ग्रोथ रेट। सो कैसे निकालते हैं एनुअल ग्रोथ रेट? अगर मैं एक्सेल में जाऊंगा तो एक्सेल में हम लोग इस सेल को डिवाइड करेंगे, मतलब 150 डिवाइडेड बाई 100। सो अगर मैं करूं 150 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या देगा मुझे कि 50, 1.5। दिस इज द फैक्टरिंग गाइस, कम ऑन, बट दिस फैक्टर इज फॉर 2 years। तो ये 2 साल के फैक्टरिंग को मुझे कम करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, रेस टू, इसको स्क्वायर रूट ले लूंगा। स्क्वायर रूट क्यों लूंगा? बिकॉज 2 साल का ग्रोथ रेट है ना। सो 1/n 2 साल का ग्रोथ रेट है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। सो इसलिए 1/2 लिया। अगर 3 साल होते और तो 1/3 लेता, 4 years होते तो 1/4 लेता। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो क्या? तो ये किया। तो अगर मैं ऐसे करूं 150/100, 1.5, इसका स्क्वायर रूट ले लूं, सो 1.22, क्या 1.2247, क्या मिल रहा है मुझे 1.2247। तो ये बोल रहा है कि एवरेज हर साल का फैक्टरिंग इतना हुआ है। बट दिस इज फैक्टर अगेन, कम ऑन, इसमें से 1 को लेस करो, सो विल गेट इन परसेंटेज नंबर में निकालना पड़ेगा। तो नाउ 0.2247, 0.2247, दिस इज व्हाट द ग्रोथ रेट। बट दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये टोटल कैलकुलेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या हो रहा है, इंटू 100, 22.47% इज व्हाट माई CAGR। मतलब ऑन एन एवरेज हर साल कंपाउंडेड करे तो 22.47 का ग्रोथ हुआ है। सो यहां से यहां 22.47, यहां से यहां 22.47, रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लेंगे, आप लोगों का आंसर मैच हो जाएगा। देख लो करके रिवर्स कैलकुलेशन। कैसे करेंगे रिवर्स कैलकुलेशन? सिंपल है, 100 करोड़ पे 22.447 लगाओ। जैसे यहाँ पे क्या कंपाउंडिंग, वैसे ही करो ना। तो आप लोगों को थर्ड ईयर पे 150 करोड़ मिल जाना चाहिए। सो 100 करोड़ इंटू 1.2247, जो फैक्टर लिया वो लिया, तो 122.47 बनेगा यहाँ का वैल्यू। एक्चुअल में 120 नहीं है, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं ना, इस ईयर पे निकाल रहे CAGR कितना है। तो यहाँ का वैल्यू मैच नहीं होगा 120 करोड़ का, प्लीज अंडरस्टैंड। ऑन एन एवरेज 3 साल का लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये 122.47 पे अगेन 22.47% ऐड करो, सो प्लस 22.47%, सो 149.99 आ रहा है। तो मतलब वो डेसिमल के वजह से एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, बट इट इज ऑलमोस्ट 150 करोड़। समझा? सो ऑन एन एवरेज हर साल 22.5% का ग्रोथ हुआ है, 22.47% का ग्रोथ हुआ है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ CAGR। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो यही करना आप लोगों को इधर इस कैलकुलेशन में। व्हाट दे वांट टू से कि CAGR निकालो 5 साल का, यहां पे जो ग्रोथ हुआ ना, सॉरी, यहां पे जो ग्रोथ हुआ ना उसका CAGR निकालो, उसका CAGR निकालो। सो मतलब 50 से लेके 125 तक जो ग्रोथ हुआ, प्लस गाइज कम ऑन, ये ग्रोथ से लेके मुझे आगे टोटल ग्रोथ, मतलब ये जो प्राइसिंग में ग्रोथ हुआ है वो कितना ग्रोथ हुआ है वो मुझे निकालना है। सो गाइज कम ऑन, एकदम अच्छे से ध्यान दो। मेरा एक बार है ना, मैं आपको लिखा के दे देता हूँ ये फॉर्मूला, ये तो ड्राफ्ट था, कॉन्सेप्ट था।
सो यहाँ पे आंसर नंबर 2। नीचे ही लेता हूं आंसर नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडेड एनुअल इन ब्रैकेट CAGR। एग्जाम्पल करके दिया हूं, सो प्लीज ये एग्जाम्पल बस लिख के ले लेना, ये काम बहुत आएगा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, उसी बेसिस पे नीचे आपको फॉर्मूला वगैरह लिखा के दूंगा, कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हुआ बस, अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा फॉर्मूला, ध्यान रखना कैसे कर रहा हूं। चलो, तो अभी ना बस यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तो हमारे पास में टोटल रिटर्न है ना, तो डिविडेंड भी है, नॉट जस्ट दिस क्लोजिंग मार्केट प्राइस। तो सिर्फ इस क्लोजिंग मार्केट प्राइस पे थोड़ी ना ये लगेगा, वी हैव गॉट द इनकम ऑफ डिविडेंड यील्ड एज वेल। तो इसके लिए हम लोग है ना इस अमाउंट्स का सहारा लेंगे, जो रिटर्न्स का अमाउंट था हमारा, टोटल रिटर्न जो लिया ना, सो विल टेक दिस नंबर। सो इसका टोटल ले लो, 22 + 9 31 31 62 62 92 92 एंड 40 132। ठीक है, सो 132 रुपए का मुझे रिटर्न मिला। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 45 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था ओपनिंग मार्केट प्राइस ईयर 1 पे, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट किया था। सो 45 इन्वेस्ट करके 132 का रिटर्न मिलना। सो टोटल फैक्टरिंग करके मेरा वैल्यू कितना बना, 45 का, 45 + 132, 45 का इन्वेस्टमेंट प्लस 132 का रिटर्न, मतलब मेरा वैल्यू बन गया 177 रुपीज का 5 साल में। सो चलो, सो मेरा, मैं पहले नंबर्स दिखाता हूं, नंबर्स के बेसिस पे देखना। 45 का इन्वेस्टमेंट प्लस 132 का रिटर्न, जो हम लोग किए वही चीजें चल रही। तो क्लोजिंग वैल्यू निकाला, देखो यहां पर भी क्लोजिंग वैल्यू लिया था 150, ऐड होते होते क्लोजिंग कितना हुआ, तो 150 हुआ। तो यहां पर भी क्लोजिंग वैल्यू लिया 45 + 132 डिवाइडेड बाय ओपनिंग वैल्यू लिया था नीचे, 100 करोड़ से रेवेन्यू शुरू हुआ है। सो यहाँ पे तो शुरू हुआ है इन्वेस्टमेंट मेरा 45 से ना, तो 45 ये मेरा बन जाएगा फैक्टर, बट कितने साल का, यहाँ पे 5 ईयर्स है, ऊपर हमारे एग्जाम्पल में 3 साल थे बस, यहाँ पे 5 साल है। तो 1/5, 1/5, 5 साल का ग्रोथ हुआ ना, ईयर 1, 1 2 3 4 एंड 5। तो वो बोल रहे कि यहां से 45 रुपए था, यहां पे 50 हुआ, थोड़ा टाइमलाइन पे समझ लो, 45 का 50 हुआ, किधर गया वो नंबर्स, हाँ, 45 50 हुआ, 64 85 100 एंड 125, 64 85 100 125। सो 1 2 3 4 5, 5 साल। सो देखो एकदम सिंपल बोल दूं, 6 नंबर से आपके पास में 6 - 1 कर देने का। सो एक्चुअल में कितने साल हुए वो दिखने हैं। सो 1/5, ये सब करने के बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑन एन एवरेज हर साल का फैक्टर मिलेगा, उस फैक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना है। सो -1 एंड इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, 1/5 कैसे लेंगे, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। 1/5 कैसे लेंगे, 1/5, तो ये बना मेरा 0.20, 0.20 का फैक्टर कैसे लेंगे, 0.20 के पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक डर्टी पावर कैलकुलेशन का मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, वो ध्यान देना। एकदम सिंपल है, देखना क्या होता है, सिंपल करना है कुछ आपको, ये लिख के ले लो पहले तो, शॉर्टकट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डर्टी पावर, कैलकुलेटर शॉर्टकट फॉर डर्टी पावर, ये बहुत काम आएगा, ध्यान रखना प्लीज हमेशा पूरे एसएफएम में।
पहला स्टेप, सो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। लेट से 2⁻1/5 है, 1/5 ही लेते हैं। सो कुछ भी करो, वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला। सो 20⁻1/5 ले लिया, नहीं तो 2⁻1/5 ले लो, थोड़ा छोटा का नंबर। तो इसका कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। कैसे करना ध्यान रखो, पहले बेस नंबर लो, दिस इज व्हाट योर बेस, दिस इज व्हाट योर पावर। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो स्टेप्स देखो, स्टेप नंबर 1, एक बेस वैल्यू ऑन कैलकुलेटर, दैट इज भाई हमारे इसमें 2 ऑन कैलकुलेटर। पहले स्टेप लिखा के देता हूं, फिर उस स्टेप को है ना मैं कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा आपको। स्टेप नंबर 2, प्रेस स्क्वायर रूट बटन, प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। ये स्टैंडर्ड है, कोई भी नंबर हो 12 टाइम्स ही प्रेस करना है स्क्वायर रूट। स्टेप 3, जो नंबर आएगा स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करने के बाद सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट, फ्रॉम स्टेप 2 कैलकुलेशन। ओके, देन स्टेप 4, सब्सट्रैक्ट किया एक, तो उसमें मल्टीप्लाई बाई पावर, मल्टीप्लाई स्टेप 3 नंबर, स्टेप 3 कैलकुलेशन बाई पावर। एंड पावर में मल्टीप्लाई करना मतलब ये नंबर लेना, 1/5 मत करना। तो 1/5 इज इक्वल टू 0.20 हमारे केस में, ठीक है। सो 0.20 से मल्टीप्लाई करना। देन स्टेप नंबर 5, एड 1 टू स्टेप 4 कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन है स्टेप 4 में, उसमें एक ऐड कर दो, 1 ऐड करो, 1 + 1 करो। जो +1 आएगा ना, उसके बाद में इमीडिएटली प्रेस इनटू इक्वल टू, दोनों साइन सा, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स ऑन कैलकुलेटर, एंड आपको नंबर मिल जाएगा। प्रेस इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स ऑन कैलकुलेटर। नाउ लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। 2⁻20 है, 2⁻20, कोई भी हो आपका, हर एक कैलकुलेशन इससे सॉल्व हो जाएगा। 2 लिया मैंने पहले, आई होप आपको दिख रहा है, लेट मी चेक इट आउट, थोड़ा ट्राई करना। थोड़ा दिखने का ट्राई करो। 2 लिया पहले आपने बेस पे, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट 12 टाइम्स प्रेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैं नंबर्स की तरफ देख भी नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा अभी। ये जो आया इसमें से इमीडिएटली -1 करो, -1, ओके, सिर्फ -1 किया। देन इनटू पावर, इनटू 0.20, ठीक है, इनटू 0.20। देन इमीडिएटली +1 करो, देन इनटू पावर किया, देन +1 किया। अभी 1 दिख रहा होगा आपको, जैसे ही 1 दिख रहा आपको, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करना, ये ध्यान रखना। इनटू इक्वल टू 1 टाइम, देन अगेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? ये जो नंबर मिला ना, दिस इज व्हाट योर फैक्टरिंग नंबर। ये तुम्हारा फैक्टर का नंबर है। क्या बोला मैंने? फैक्टर का नंबर है। फैक्टर 1.1487, 1.1487, ये आपका नंबर हुआ इसका, 2⁻20, 1.1487।
1.1487 में से हम लोगों को क्या करना, -1 करना, इंटू 100 करना, सो दैट हमें नंबर मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर ऑफ 2⁻1/5. सेम चीज नाउ ट्राई करना फॉर दिस. अगेन आई एम सेइंग यूजिंग दिस कैलकुलेशन नाउ. नाउ 45 + 132, 45 + 132, 177 डिवाइडेड बाई 45. सो ये बना मेरा 3.9333333333 लेके जाओ आपकी जितनी मर्जी, इंफिनिटी तक जाएगा वो. 3.9333. तो मैं 4 डेसिमल्स तक लेके जा रहा हूं. सो ये मेरा नंबर क्या हुआ देखो, 3.9333 रेस टू 1/5 मतलब रेस टू 0.20 -1 इंटू 100. क्लियर. नाउ प्लीज चेक इट आउट. इसका कैलकुलेशन बेस लो 3.9333. ठीक है. और एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन करना तो आप लोगों को आगे भी 3 लेके चलो एकदम लास्ट तक. ठीक है. तो ये बेस वैल्यू लिया. बेस वैल्यू लेने के बाद में जाओ स्टेप्स में. क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स. प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. 1.0003344 ऐसा नंबर मिला होगा. 4 के आगे 0336. ठीक है. दिस इज व्हाट यू शुड हैव गॉट. -1 इंटू 0.20 +1 and into equal to 12 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1.3151 ये कैलकुलेशन आपको मिला होगा. 1.3151. उसके आगे 28066685. सो 1.3151 हम लोग 4 डेसिमल तक लेके जा रहे हैं उसको. 1.3151 ये मेरा पावर का कैलकुलेशन हुआ. -1 इंटू 100. सो दिस इज व्हाट यूर 0.3151 इंटू 100, दैट इज 31.51%. Clear? So this is what my number, CAGR, 31.51%. This is what my CAGR. I hope you guys are clear. 31.51%. This is what my CAGR. Clear? Now वो लोग क्या बोले कि कैपिटल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट तो निकाल लो पूरा तो पूरा. उसके बाद में उन लोगों ने बोला कि सिर्फ कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट निकालो, मतलब इफ द नो डिविडेंड पे आउट्स एट ऑल. सो हम लोगों ने जब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाला तो पूरा 132 लिया. अभी वो बोल रहे कि डिविडेंड नहीं पे किया तो सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन लो ना, तो इसका टोटल ले लो. सेम कैलकुलेशन करना, बस सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन का नंबर लेना, 132 ना लेना. सो 14 + 5 19 19 20 40 40 55 60 एंड ये हुआ 80. सो 80 का कैपिटल एप्रिसिएशन है. सो 80 का कैलकुलेशन करते जाओ. 80 + 45 अगर डिविडेंड पे ऑफ ना करते तो मेरा CAGR कितना होता. सो आंसर नंबर 3. आंसर नंबर 3. ये बीच में बहुत सारी चीजें आई है, सो प्लीज ध्यान रखना. CAGR, कैलकुलेशन ऑफ CAGR इफ नो डिविडेंड पे आउट्स.